गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में सेकंड चैप्टर लक्ष्मण परशुराम संवाद के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर सेनापति स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेनापति के कवि परिचय को रीड करते हैं। सेनापति का जीवन परिचय। सेनापति अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरुजी का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति का जन्मकाल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। अन्य प्राचीन कवियों की भांति सेनापति का जीवन वृत्त संदिग्ध है। ब्रजभाषा काव्य के एक अत्यंत शक्तिमान कवि माने जाते हैं। इनका समय रीति युग का प्रारंभिक काल है। उनका परिचय देने वाला स्रोत केवल उनके द्वारा रचित और एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ कवित रत्नाकर है। सेनापति भक्तिकाल एवं रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ा है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति वर्णन है, जो साहित्य में अद्वितीय है। सेनापति बहुत सहृदय कवि थे। इनके समान ऋतु वर्णन किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण पाया जाता है। सेनापति का पद विन्यास भी ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक चमत्कार भी अच्छा है। अनुप्रास और श्लेष, उपमा, यमक अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। ये अपने समय के बहुत ही भावुक और निपुण कवि थे। रीतिकालीन कवियों में सेनापति का ऋतु वर्णन अत्यंत प्रसिद्ध है। सेनापति नाम से बोध होता है कि यह वास्तविक नाम न होकर उपनाम ही रहा होगा। सेनापति का वास्तविक नाम अब तक ज्ञात नहीं हो पाया है। अपना परिचय इन्होंने स्वयं इस प्रकार दिया है। दीक्षित परशुराम दादा विदित नाम, जिनकी ने जग जाकी विपुल बढ़ाई है। गंगाधार पिता गंगाधार के समान जाके, गंगा तीर बस्ती अनूप जिन पाई है। महाजान मणि विद्यादान हूँ मैं चिंतामणि, हीरामणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई। इनकी गवोक्तियाँ खटकती नहीं उचित जान पड़ती है। अपने जीवन के अंतिम समय में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। मुस्लिम दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा। सेनापति का काव्य विदग्ध काव्य है। इनके द्वारा रचित दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, एक काव्य कल्पद्रुम और दूसरा कवित रत्नाकर। परंतु कवित रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कवित रत्नाकर संवत 1706 में लिखा गया और यह एक प्रौढ़ काव्य है। यह 5 तरंगों में विभाजित है। प्रथम तरंग में 97 कवित है, द्वितीय में 74, तृतीय में 62 और 8 कुंडलियाँ, चतुर्थ में 76 और पंचम में 88 छंद है। अर्थात प्रथम तरंग में 97 कवित है, द्वितीय में 74, तृतीय में 62 और 8 कुंडलियाँ, चतुर्थ में 76 और पंचम में 88 छंद है। इस प्रकार कुल मिलाकर इन ग्रंथ में 405 छंद है। इनमें अधिकांश लालित्य श्लेषयुक्त छंदों का है, परंतु श्रृंगार, षष्ठी ऋतु वर्णन और राम कथा के छंद अत्युत्कृष्ट है। सेनापति का काव्य अपने सुंदर यथातत्व और मनोरम कल्पनापूर्ण षट ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। भाव एवं कल्पना चमत्कार के साथ साथ वास्तविकता का चित्रण सेनापति की विशेषता है। सबसे प्रधान तत्व सेनापति की भाषा शैली का है, जिसमें शब्दावली अत्यंत संयत, भावोपयुक्त, गतिमय एवं अर्थगर्भ है।
ये हुआ सेनापति का कवि परिचय कंप्लीट। आगे हम इनके पदों को स्टार्ट करेंगे। कवि सेनापति का फर्स्ट पद हम रीड करते हैं। बरन बरन तरफु ले उपवन बन, सोई चतुरंगसल दल लहियतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है। आवे आसपास पुहुपन की सुबास सोही, सोने के सुगंध माज सने रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। प्रस्तुत काव्यांश कवि सेनापति द्वारा रचित है। इनकी रचना कवित रत्नाकर से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। कवि ने बसंत को ऋतुराज के रूप में प्रस्तुत कर बसंत ऋतु की सभी दृश्यों का चित्रण किया है। खिले हुए फूल, कोकिल की कूक, भौरों की गुंजार, फूलों की मधुर गंध, यह सब रूपक अलंकार के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। इस कवित्व में कवि ने बसंत ऋतु को ऋतुराज बताते हुए उसके आगमन पर प्रकृति के विविध दृश्यों का वर्णन किया है। अर्थ देखिए, बरन बरन तरु फूले उपवन बन। बरन बरन का अर्थ होता है अलग अलग रंगों के। तरु, तरु का अर्थ है वृक्ष। फूले, फूले का अर्थ है फूलों से भर गए। कवि कहता है कि बसंत ऋतु आने पर पेड़ जो है, वृक्ष रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के फूलों से भर गए हैं। अर्थात ऋतुओं के राजा बसंत आ रहे हैं। उनके साथ सारा जो राज समाज भी है वो भी उनके साथ आ रहा है। बसंत ऋतु आने पर वनों और उपवनों में विविध रंगों के फूल फल से पेड़ जो है सज्जित हो जाए। अर्थात बसंत ऋतु जब आती है तो चारों तरफ जो प्रकृति का जो दृश्य होता है वो मनोरम हो जाता है। पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है। नए नए रंग के पत्ते, फूल, फल वो पेड़ों के ऊपर दिखाई देते हैं। यहाँ कवि ने बसंत को राजा बताया है, ऋतुओं का राजा बताया है। नेक्स्ट लाइन देखिए, सोई चतुरंग संग दल लहियतु। ये ही ऋतुओं के राजा बसंत के साथ चतुरंगी सेना है। अर्थात पेड़ पौधों, फल, रंग बिरंगे फूलों, इनको कवि ने जो बसंत राजा है उसकी चतुरंगी सेना बताई है। जिस प्रकार एक राजा चलता है तो राजा के साथ साथ चतुरंगी सेना उसके आगे आगे चलती है, उसी प्रकार से बसंत ऋतु आने पर जो चारों तरफ से जो पेड़ पौधे, हरियाली जो छाई हुई है, रंग बिरंगे फूल जो खिले हुए हैं, इसको कवि ने चतुरंगी सेना बताया। चतुरंगी सेना से तात्पर्य है कि 4 प्रकार के अंगों से युक्त सेना होती है। हाथी पर सवार, घुड़सवार, रथ सवार और पैदल सैनिक जो होते हैं, इनको कवि ने क्या बताया है? चतुरंगी सेना। कवि ने बसंत ऋतु में फूलों से युक्त वनों और उपवनों में स्थित वृक्षों को ऋतुराज बसंत की चतुरंगी सेना बताया है, जो कि क्या कर रहा है? ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन की पहले ही सूचना दे रहे हैं उसके आगे आगे चल के। नेक्स्ट लाइन देखिए, बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है। बंदी, बंदी का अर्थ है यशगान करने वाले। जिमी का अर्थ है के समान। बिरद, बिरद अर्थात यश। कोकिल का अर्थ है कोयल। कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु जब आती है तो पेड़ों पर कोयल जो है अपना कूकू करना शुरू कर देती है। तो जब वो अपनी मीठी आवाज़ में कूकना शुरू करती है तो ऐसे लगता है मानो कोयल भी राजा बसंत के गुणों का गान, अर्थात गुणों का यश का गान वो कोयल अपनी मीठी आवाज़ के माध्यम से वर्णन कर रही है। नेक्स्ट लाइन देखिए,
गुंजत मधुप गान गुण गहियतु। फूलों पर भंवरे जो है गुंजायमान हो रहे हैं, और वो जब गुंजायमान हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो भंवरे भी जो है बसंत राजा के गुणों का गान कर रहे हैं, अर्थात वो भी क्या कर रहे हैं, संगीतकारों का रूप कर रहे हैं। उनकी जो गुंजार है वो ऐसा लग रहा है कि मध्यम मध्यम संगीत बज रहा है बसंत ऋतु के आगमन के स्वागत के लिए। नेक्स्ट लाइन देखिए, आवे आस पास पुहुवन की सुबास सोही, सोने की सुगंध माज सने रैयतु। कि आस पास अर्थात ओर से जो है फूलों की सुगंध आ रही है। अब फूलों की सुगंध कैसे आ रही है वो नेक्स्ट लाइन में देखिए, सोने की सुगंध माज रही है तू, यानी कि सोने में सुगंध होने, अर्थात चारों ओर जो है सरसों के फूल खिल रहे हैं, और सरसों के जब फूल पीले पीले फूल खिलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो क्या है, सोने के फूलों, और उन फूलों में से क्या आ रही है, सुगंध आ रही है। कि ऐसा लग रहा है कि जो सोने के फूल है वो सुगंधित है और उनका सुगंध आनंद देने वाला है। सरसों के सोने के जैसे पीले फूलों के साथ जब सुगंध चारों ओर छा जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो सोने में भी सुगंध होने की बात जो है वो प्रत्यक्ष कर रही है। नेक्स्ट लाइन देखिए, शोभा को समाज सेनापति सुखसाज आज, आवत बसंत ऋतुराज गई। आज चारों ओर जो है सुंदरता छाई हुई है, प्रकृति में चारों ओर सुंदरता छाई हुई है, चारों ओर मनोरम दृश्य है, और वो दृश्य ऐसा है कि जो सभी प्राणी उस दृश्य को देखकर क्या हो रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात जब भी वो मनोरम दृश्य को देखते हैं प्रकृति को, तो मन की सारी विपदाएं दूर होकर उन्हें एक सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए कवि कह रहा है कि जो ये राजा है उनकी जो सेनापति जो कवि है वो कह रहे हैं कि जो बसंत ऋतु राजा है उनकी जो सभा है, यानी कि सभी लोग हैं उनके सभा में वो सब क्या हो रहे हैं, सुखी पा रहे हैं। आज चारों ओर सुखी सुख हो रहा है। आवत बसंत ऋतुराज कहिए तू, सारा साज जो बाज जो इतनी सुंदरता स्वागत के लिए हो रही है वो सब ऋतुराज बसंत के आगमन के उपलक्ष्य में हो रही है। अर्थात कवि कह रहा है कि जो ये प्रकृति में इतना मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है, चारों ओर फल फूल खिले हुए हैं, नए नए रंगों से पत्ते सजे हुए हैं, पेड़ों पर नई डालियां पत्ते फल फूल खिले हुए हैं, कोयल गुंजायमान हो रही है, भंवरे अपना संगीत सुना रहे हैं, ये सब किसके आगमन के कारण हो रहा है, बसंत राजा के आगमन के स्वागत के कारण ये सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। ये हुआ इसका अर्थ कंप्लीट। प्रस्तुत काव्यांश के अंतर्गत साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि ने वर्णात्मक शैली तथा चित्रांगनमय शैली का प्रयोग किया है। पूरे छंद में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। बरन बरन पंक्ति में पुनरुक्ति अलंकार, बोलत बिरद वीर तथा गान गुण गहियतु पंक्ति के अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह हुआ हमारा सेनापति कवि का फर्स्ट पद कंप्लीट। नेक्स्ट जो पद है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आपको इस पद का अर्थ करके देखना है। आप सभी को अपनी फेयर नोटबुक में कवि परिचय और साथ में फर्स्ट पद का अर्थ राइट करना है। कल हम सेकंड पद स्टार्ट करेंगे।